रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब फीफा वर्ल्ड कप 2026 आपने देखा कि वो जारी और सारी है और अब इख्तितामी मराहिल की जानिब रमादमा है। और जनाब अर्जेंटीना की टीम जो है वो इसकी दिफाई चैम्पियन है। अर्जेंटीना ने जो लास्ट 22 में जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, उसमें फ़्रांस की टीम को शिकस्त दी थी और मुकर्रर वक्त में जनाब अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान ये मैच 3-3 गोल से बराबर रहा था, जबकि पेनल्टी शूट आउट पर उन्होंने 2 के मुकाबले में 4 गोल से ये मैच जीत लिया था। लेकिन जनाब इस वर्ल्ड कप में जो इजिप्ट के साथ उनका मैच हुआ है वो जनाब बड़ा मुतनाज़ा है और उसकी जो कंट्रोवर्सी की आवाज़ें इस वक्त पूरी दुनिया फुटबॉल में जनाब छाई हुई हैं। जो इजिप्ट के साथ ज़्यादती हुई है और जिस तरह से उनके कोच हस्साम हसन ने कहा कि ये बिल्कुल जो कमर्शियल वजूहात की बिना पर अर्जेंटीना की टीम को ये आगे लेके गए और हमें जो है हरवाया गया। और यकीनन ये ऐसी बात है कि काफ़ी मतलब पूरी दुनिया में इस बात का शोर मचा हुआ है कि ख़ास तौर से जो गोल उन्होंने डिसअलाउ किया वो, और दूसरे एक पेनल्टी किक जो है नहीं दी, और जिसकी वजह से इजिप्ट की टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि इजिप्ट की टीम ने बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। बहरहाल देखना ये है कि अर्जेंटीना की टीम को जिस तरह से एडवांटेजेस दिए गए और जिस तरह से एक माहौल बनाया गया और वो जीतने में कामयाब रही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अर्जेंटीना की टीम जो है दुनिया फुटबॉल की एक बेहतरीन टीम है। और अर्जेंटीना की टीम जो है इससे कबल 3 मरतबा जनाब वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करें तो फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन भी ऐसी टीमें जो इससे कबल वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। और अगर मैं तारीख पे नज़र डालूं तो ब्राज़ील की टीम 5 मरतबा, इटली की टीम 4 मरतबा, जर्मनी भी 4 मरतबा, जबकि अर्जेंटीना 3 मरतबा, फ्रांस और यूरुग्वे की टीमें जो हैं 2-2 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, जबकि इंग्लैंड और स्पेन की टीम जो है वो 1-1 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही है। और जनाब अगर आप जायज़ा लें और आगे चलें तो कैप वर्डे की टीम जो है उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वैसे तो जितनी भी टीमें मतलब टॉप 16 में शामिल हुई उनकी सब की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जनाब अब जो ये अपना क्वार्टर फाइनल है, आपने देखा कि फ्रांस ने मराकश की टीम को जो है 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराया है और वो ज़ाहिर है अब अगले राउंड में पहुंच गई है। तो ये एक फ़्रांस की जानिब से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फ्रांस को मतलब ये काफ़ी जितने भी माहिरीन हैं फ़ुटबॉल के वो ये कह रहे थे कि उनकी टीम जो बहुत अच्छी है, बैलेंस टीम है और वो आगे जा सकती है, और यकीनन उसने अपने आप को प्रूव किया। और स्पेन और बेल्जियम के दरमियान जनाब जिस वक्त हमारा प्रोग्राम हो रहा है उस वक्त जो है मैच हो रहा है, देखना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद इंग्लैंड और नॉर्वे के दरमियान मैच होगा। और जनाब ये फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना ऐसी टीमें जो इस वक्त क्वार्टर फाइनल पहुंची है वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें। इंग्लैंड और नॉर्वे के दरमियान मैच होगा और उसके बाद जनाब अर्जेंटीना और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान मैच होगा। देखना होगा कि कौन सी खुशनसीब टीमें हैं जो 4 मतलब टीमों में शुमार होती हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होती हैं। अगर हम मतलब डिस्कस करेंगे टीमों के बारे में भी, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें खिलाड़ियों की, लियोनेल मेसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जनाब इस वर्ल्ड कप में 8 गोल किए और मजमूई तौर पर उनके 21 गोल हो गए हैं। अगर किलियान एम्बापे की बात करें तो जनाब उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 7 गोल किए, उनके मजमूई तौर पर 20 गोल हो गए हैं। इसी तरह हैरी केन जो कि इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैं जनाब, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी, 6 गोल किए उन्होंने इस वर्ल्ड कप के दौरान, मजमूई तौर पर उनके 14 गोल हो गए हैं। और एर्लिंग हालैंड जिनका ताल्लुक नॉर्वे से, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 7 गोल किए। तो ये जनाब सूरत हाल है और देखना होगा कि मतलब अब जो वर्ल्ड कप जो आखिरी मराहिल में
उसमें कौन सी टीमें जो हैं किस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हैं। जनाब, हम वर्ल्ड कप पे फुटबॉल के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट की मैं थोड़ी सी बात करूं कि बाबर आजम की क़यादत में जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के सिलसिले में वेस्ट इंडीज़ जा रही है, जहां वो 2 मैचेस खेलेगी और ये मैचेस जो हैं 25 जुलाई से 10 अगस्त तक जनाब खेले जाएंगे। और अगर हम एक कंपैरिजन करें, जायज़ा लें दोनों टीमों का, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का, तो दोनों टीमों के दरमियान जनाब 56 मैचेस हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 22 जीते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो 19 मैचेस जीतने में कामयाब रही है, और जबकि 15 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है जनाब वो इंग्लैंड जाएगी, और देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। वहाँ पे 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी, और ये मैचेस जनाब 19 अगस्त से 13 सितंबर तक होंगे, और देखना होगा कि हमारी टीम जो है इस दफ़े वहाँ पे उनके मतलब कंडीशंस में किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। दोनों टीमें जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम है, इनके दरमियान जनाब 92 मैचेस हुए हैं, जबकि इंग्लैंड ने 30 मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान ने 28 जीते हैं, और 34 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। लेकिन जनाब चूँकि वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इस वक्त हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करेंगे, और इस वक्त हमारे दरमियान एक बड़ी बेहतरीन मतलब ये कि शख्सियत मौजूद हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपोजर है, और बड़ी मतलब उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, और वो अपने भी प्रोग्राम करते हैं। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं औरंगज़ेब शाह मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शामिर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक ठाक हैं जनाब। आपसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से बात होगी, टीमों के हवाले से भी बात होगी, खिलाड़ियों के हवाले से भी आपसे पूछेंगे कि किन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी रही। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि आपने अपना जो इंटरनेशनल फुटबॉल का कैरियर है कहाँ से शुरू किया, किन किन ममालिक गए, कहाँ किन किन टीमों के खिलाफ आपने खेला, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में इन्वाइट करने का। मैंने अपना फुटबॉल करियर का आगाज़ लोकल क्लब कराची मोहम्मदन फुटबॉल क्लब लियारी का साउथ का रजिस्टर्ड क्लब है वहाँ से किया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन साउथ से मुंसलिक हो गया। फिर सूबा सिंध की मैंने नुमाइंदगी की। फिर कराची जो इंटर प्रोविंशियल सिटी टूर्नामेंट हो रहे हैं मैंने कराची की नुमाइंदगी की। तो उसके बाद मैं कराची पोर्ट ट्रस्ट का हिस्सा बन गया, और 2001 की बात है। फिर उसके बाद 2 साल खेलने के बाद खेल एक्टिक से वाबस्ता हो गया, तो पाकिस्तान नेशनल टीम में मेरा नाम आया। 2003 में सिंगापुर में एशिया कप हो रहा, तो वहाँ मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड में पाकिस्तान की टीम किर्गिस्तान गई, वहाँ मेरा नाम आया। फिर खेल एक्टिक में फुटबॉल करियर के दौरान मैं खेलता रहा, मैं सिंगापुर अपना, इसके बाद मैंने खेल एक्टिक की तरफ से बहरीन और भूटान का भी टूर किया। तो कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हो गया। तो खेल एक्टिक में मैंने तकरीबन 2015 से लेकर 2020 तक मेरे कोचिंग असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो फुटबॉल के हवाले से ये है कि बचपन से ही फुटबॉल खेलते हुए आ रहे हैं और बड़े हो गए, और जिस इलाके से ताल्लुक़ है वहाँ हर वक्त फुटबॉल ही खेला जाता है और फुटबॉल ही देखा जाता है। और आप सब देखते रहते हैं, मीडिया के दोस्त हजरात वहाँ पर आते रहते हैं। वर्ल्ड कप जब होता है तो वहाँ पर एक मेला सा लगा रहता है। ये मेला 4 साल बाद वहाँ नहीं लगता है, हर साल के 12 महीने वहाँ पर मेले लगे होते हैं। वहाँ के फुटबॉल के ग्राउंड आबाद हैं। अब तो 2 से 3 स्टेडियम ऐसे बैनुल-अक़वामी तर्ज के भी बन गए हैं, वहाँ मकामी क्लबों को जो सस्टेन कर रहे हैं। तो फुटबॉल एक जुनून है हमारा, फुटबॉल एक पैशन है हमारा, और हमारा ताल्लुक भी खुद भी लियाई से है और ऐसे इलाके से जहाँ होड़ना बचुड़ना फुटबॉल है। अब मतलब जब आप खेल रहे थे फुटबॉल, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ रही, क्या यादगार आपका मैच था? देखें, अब मैं तो इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान टीम का मैं हिस्सा था बिल्कुल 2003 में, लेकिन वहाँ पर कुछ सीनियर भी लड़के थे और तारिक लुत्फ़ी साहब भी कोच थे। तो मेरा पहला इंटरनेशनल कैप्स था। तो तारिक लुत्फ़ी साहब अमूमन कहते थे कि आप में पोटेंशियल है, फ्यूचर में आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी मज़ीद 5 से 6 साल कर सकते हैं, लेकिन इंजरी की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। तो डिपार्टमेंट फुटबॉल पाकिस्तान प्रीमियर लीग से वाबस्ता हो गया, खेल एक्टिक की तरफ से खेला, केपीटी की तरफ से। बदकिस्मती से मेरा इंटरनेशनल कोई मैच नहीं है। कज़ाकिस्तान में टीम जा रही थी तो मैं इंजर्ड हो गया था। अच्छा जी। तो पाकिस्तान की टीम क्यों मतलब ये कि इंटरनेशनल उस पर आ नहीं रही है, क्या वजह? पाकिस्तान फुटबॉल टीम, आपको भाई आप पता है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप रिपोर्ट भी करते हैं, खबर भी करते रहते हैं, नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह, प्रीमियर लीग वगैरह। देखा, सबसे बड़ी बात होती है इन्वेस्टमेंट की। आप इस वर्ल्ड कप की इंट्रो में सब कुछ आपने बता दिया माशाल्लाह। वर्ल्ड कप का मुख्तसर और जामा आपने सब कुछ बता दिया, प्लेयर्स का और टीम का, और उसमें एक ऐसे टीम का भी आपने जिक्र किया, कैप वार्डी जी। इसमें 5 ऐसे टीम थे इस वर्ल्ड कप में जिनकी आबादी पाकिस्तान से बहुत कम है, और मईशत का भी अगर मवाजना करें, हमारी आबादी इतनी बड़ी, लेकिन हमारी आबादी बड़ी, मईशत भी हमारी उनसे बेहतर है। जब
उज्बेकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है इसी सेंट्रल एशिया हमारी से, तो टीम भी। पाकिस्तान भी कर सकती है। अच्छा, वर्ल्ड कप पे ज़ाहिर है बात करेंगे, ये बताइए कि जनाब उस पर तो खिलाड़ियों की बात करेंगे, टीमों की बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान और अर्जेंटीना के वो सॉरी इजिप्ट और अर्जेंटीना के दरमियान जो मैच हुआ है उसमें जनाब इजिप्ट की टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जो इजिप्ट की टीम थी उसके गोल जो है डिसअलाउ किया गया, जबकि एक पेनल्टी किक भी नहीं दी गई। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अंपायर होता है वो ज़ाहिर है खेल के अंदर और खेल के दौरान ग्राउंड के अंदर एक बेहतरीन जज होता है और ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन जब आप मतलब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो साफ पता चल रहा होता है कि ये आपसे गलती हुई है, आपने दानिस्ता तौर पे किया है। तो इजिप्ट के जो कोच हैं हसाम, उनका नाम है हसन, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा है कि जनाब कमर्शियल वजूहात की बिना पर अर्जेंटीना की टीम को ऊपर लाया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो जाहिर है इस वक्त चल रही है। तो बहुत से सामने आए हैं, पुर्तगाल और क्रोएशिया के सामने भी मैच हुआ था, जो क्रोएशिया ने लास्ट मिनट में गोल इक्वलाइज किया था, लेकिन गोल डिसअलाउड किया गया कि बाल में एक चिप लगा हुआ है, और कह रहे थे कि जो है बाल क्रोएशिया के प्लेयर से टच होकर गई है जी, और उन्होंने एतराज भी किया, लेकिन गोल ऑफसाइड करार दे दिया गया। तो इस तरह क्रोएशिया के कप्तान जो है लुका मॉड्रिच, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि हमारी टीम के साथ ज्यादती हो गई है। बहरहाल कंट्रोवर्सीज होते हैं, आपको पता है, लेकिन अब ये बात सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के बाद भी वही गलतियां हो रही हैं जो 2010 में हुआ था। 2010 में आपको पता है फ्रैंक लैम्पार्ड ने गोल स्कोर किया था जर्मनी के खिलाफ, उसको गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी और वीआर भी नहीं था, तो वो गोल जो है बिल्कुल गोल पोस्ट के अंदर होकर बाहर आ गई थी, जो कि कैमरे की नजर में आ गया था, रेफरी ने जज नहीं किया, तो उस गोल को डिसअलाउ किया और मैच को कंटिन्यू किया। इन्हीं हालात के सबब फीफा ने जो है, फीफा की जो गवर्निंग बॉडी है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, और उसके अलावा ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट के हेड हैं आर्सन वेंगर साहब, ये सारी चीज़ों को साथ लेकर चलते हुए नए चीज़ें मुतारिफ करवा रहे हैं। ये 2018 से जो है गोल लाइन टेक्नोलॉजी और वीआर का जो है शुरुआत हुआ है वर्ल्ड कप में, लेकिन इसके बावजूद भी इन कंट्रोवर्सीज जो है खत्म नहीं हो रहे इस वर्ल्ड कप में। ये ईरान के खिलाड़ी इसी इजिप्ट के सामने। अच्छा, आपने ईरान की बात की, ईरान ने तो बड़े मुश्किल हालात का सामना, रोजाना उनको मैक्सिको से आना पड़ता था अपने मैच के हवाले से, फ्लाई करके मैक्सिको से यूएसए आना, फिर यूएसए के अंदर मैच खेलने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद दोबारा अपने कैंप में चले जाना, तो ये ट्रेवल फटीग की वजह से। और उनके उनका गोलकीपर अली रजा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने गोल, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी इनके। जो देखो कुछ टीमें होते हैं जिन जो पॉइंट्स अचीवेबल होते हैं, इनका मैच था न्यूजीलैंड के सामने, उनके सामने इनका पॉइंट अचीवेबल थे, लेकिन वो ट्रेवल फटीग की वजह से वो न्यूजीलैंड के सामने ड्रॉ खेले। इसके बाद इजिप्ट के सामने इन्होंने लास्ट मैच खेला, यही इजिप्ट जो अर्जेंटीना के सामने कंट्रोवर्सीज के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो इसी इजिप्ट की टीम को भी फेवर मिला है ईरान के खिलाफ। जब ईरानियन प्लेयर ने गोल किया था, उस गोल को भी डिसअलाउ किया था कि ऑफसाइड करार दिया गया। बहरहाल कंट्रोवर्सीज होते हैं, लेकिन इसके लिए इनकी टेक्निकल टीम है, उसको ओवरकम करती है। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इजिप्ट के कोच का ये इल्जाम लगाना कि मार्केटिंग की वजह से अर्जेंटीना को जो फाइनल मिला, मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर कि फीफा वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मतलब सोल डिसीजन मेकर नहीं होता कि हमने इस टीम को फाइनल में लाना है, इसको नहीं लाना है। हाँ, रेफरी के आप जो रेफरी को तनकीद का निशाना बना सकते हैं कि उस रेफरी ने मैच के दौरान जो फाउल वहां जो इजिप्शियन प्लेयर ने कमिट किया, जो कि फाउल सॉफ्ट था। हाँ। आप जितने भी तजिया निगारों के बात सुने, जहां फुटबॉल खेला जाता है, जहां फुटबॉल जो है, जहां फुटबॉल की कदर है, वहां तजिया निगार भी वो जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, कि अगर इन केस ये बॉल फाउल था, फाउल कमिट किया गया था, अगर इजिप्ट के प्लेयर ने फाउल कमिट किया तो उसको एट द मोमेंट विसल बजाकर उसको फाउल लेना चाहिए था। 110 यार्ड वो प्लेयर बॉल लेके काउंटर अटैक पे चला गया, वहां से बॉल क्रॉस किया और मुस्तफा जीको ने शानदार गोल किया, और उस गोल को भी शानदार गोल करार दे रहे हैं, और वो गोल डिसअलाउ हो गया, जिसकी वजह से रेफरी जो है तनकीद का निशाना बना, और रेफरी फ्रांसीसी रेफरी, हाँ फ्रांस के रेफरी थे। तो इसी नुक्ता निगाह से मुख्तलिफ एंगल उनका नाम भी फ्रांसो टिकियर नाम है, निकोलस। तो इन सारे पहलू का जायजा लेते हुए जो है लोग मुख्तलिफ अंदाज में बातें कर रहे हैं, और इजिप्ट के कोच ने भी तनकीद का निशाना बनाया फीफा को, सिर्फ मार्केटिंग की वजह से जो है अर्जेंटीना को फेवर दिया जा रहा है। लियोनेल मेसी ग्लोबल फिगर है, अगर अर्जेंटीना की टीम फाइनल में आती है तो टिकटोक के प्राइस जो है ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा हो जाएंगे और टिकट बिक जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने कभी नहीं देखा कि स्टेडियम खाली है। मतलब कमर्शियल वजूहात जो नाम दिया गया सही है, वो कोच की तरफ से इल्जाम लगा है, कोच की तरफ से, बिल्कुल कोच की तरफ से लगाया अच्छा, गया। पता अर्जेंटीना और इजिप्ट का जो मतलब ये इतना हाइप क्रिएट हुई है, और जो मतलब गोल डिसअलाउ हुआ है वो तो अपनी जगह हुआ है, आपने कहा कि और भी मैचेस में हुए हैं, लेकिन
उसकी मेरे ख्याल से वजह ये कि इजिप्ट की टीम जो थी 2 गोल से जीत रही थी 2 गोल और लीड फिर जो 3 गोल हुए हैं इसकी वजह देखिए से। काबिल जिक्र बात यह है कि इजिप्ट की टीम की अगर परफॉर्मेंस का जायजा अगर आप लेते हैं तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला इजिप्ट की टीम इस तरह असरअंदाज साबित नहीं हुई। सही। इजिप्ट की टीम ने फर्स्ट हाफ ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला है, आप जाके क्लिप देखे इजिप्ट की टीम बिल्कुल डर कर खेल रही थी। सेकंड हाफ में ये देख रहे थे कि देखिए वीडियो एनालिसिस कोचेस के पास भी वीडियो वगैरह कैमरा पड़ा हुआ कि ऑस्ट्रेलियन टीम खुद दिफा कर रही थी, तो इजिप्ट के कोच ने स्ट्रेटजी चेंज किया और यही मोहम्मद हसन जो गोल साइड से जा रहे थे इन पर फाउल कमिट, यही मोहम्मद हसन, मुस्तफा जीको, ट्रेजिगेट जैसे खिलाड़ी, मोहम्मद सलाह, उमर मार्मूद जैसे खिलाड़ी सेकंड हाफ में काफी हावी दिखाई दिए। तो अब उस मैच को आप देखें ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये मैच जो अर्जेंटीना के इन्होंने सामने खेला, आप ये कह सकते हैं एक जज्बे के तहत खेला। इनको पता है कि हमारे शायद कैरियर का, हमारे वर्ल्ड कप का लास्ट मैच हो सकता है, तो हम इसे दुनिया में ऐसे छाप छोड़े कि दुनिया में याद रखें। पहले वो अपने प्लान में कामयाब हो गए, काउंटर अटैक में उन्हें फुटबॉल खेला और 2 गोल की लीड भी मिली, लेकिन बदकिस्मती से वो डिसीजन रेफरी ने गोल डिसअलाउ किया। इसके बाद लेकिन यहाँ दूसरी बात ये, अगर हम मिस्र को हम क्रेडिट देते हैं तो यहाँ अर्जेंटीना ने जो कमबैक किया ये बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, और उनकी टीम का जज्बा, जो डिटर्मिनेशन हमें नजर आया लियोनेल मेसी की क़यादत में। इससे पहले भी मैच में केप डी वार्डी के सामने, सबसे बड़ी बात है कि डिफेंडिंग चैंपियन है केप डी वार्डी के सामने भी उन्होंने कमबैक किया, 3-2 से मैच जीता है। बिल्कुल। और ये देखिए 2 गोल कंसीड करने के बाद बड़े से बड़े टीम है वो ब्रोक। यहाँ बात अर्जेंटीना की नहीं हो रही, बात हो रही है रेफरी की जो डिसीजन लिया। अर्जेंटीना की टीम तो अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बहरहाल जनाब ये सिलसिला अभी जारी रहेगा गुफ्तगू का, और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब औरंगज़ेब साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर कंट्रोवर्सीज तो होती हैं रेफरी की जानिब से। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि फीफा जो है वो अपने तौर पे सही काम कर रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल मतलब एक्ट होता है जैसे रेफरी का हुआ, उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी सामने आई। इसमें फीफा का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, ये जो रेफरीज की जानिब से इस तरह की चीज़ें इससे पहले भी होती रही हैं, और 1982 में भी कोई अलजायर का कोई मैच था। 1982 में देखे फीफा जो है सारे, अब जो ये कंट्रोवर्सीज जितने भी हुए हैं ना, इस सारे केसेस को कंपाइल करके टेक्निकल कमेटी के सामने रखी गई, और टेक्निकल कमेटी पूरे दुनिया भर से जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी टेक्निकल कमेटी होती है, तो वो उस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं। आपको पता है 1982 में जो वर्ल्ड कप में जो जर्मनी ने अल्जीरिया के सामने मैच आ रहा है, अलजायर के सामने, और पूरी दुनिया में यही जैसे इजिप्ट, ये नॉर्थ अफ्रीकन टीम है, अरब अफ्रीकन टीम है, वो उसी 1982 में वावेला मच गया कि अल्जीरिया की टीम ने जर्मनी को हरा दिया। उसने बकाया मैच जो बाकी मैच ऑस्ट्रिया के सामने वो एक मैच हारे और चिली को हराया उसने। 1982 में एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि जर्मनी की टीम ने अपने बकाया मैच जीत लिए थे और ऑस्ट्रिया के सामने उसका नेक्स्ट मैच था, और वो था कि अगर जर्मनी की टीम ऑस्ट्रिया को 2 या 3 गोल से हराया तो अल्जीरिया की टीम क्वालिफाई करेगी ना ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने, कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में मुकमुका, वो मुकमुका उन्होंने खेला, और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि 1 गोल लीड लेने के बाद जर्मनी की टीम ना आगे जा रही थी ना पीछे, ना ऑस्ट्रिया की टीम अटैक पर जा रही थी, क्योंकि चूंकि दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी 1 गोल के साथ। तो अल्जीरिया के कोच ने वहां एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया कि भाई ये तो मैच बिल्कुल फिक्स था, तो ये तो हमारे साथ ज्यादती है। फीफा ने कहा कि हमारे इस गेम के दौरान हमें जो नजर आया है, हमारी टेक्निकल कमेटी जो मुशाहिदा किया है, कोई फीफा का रूल वायलेट नहीं हुआ है, लिहाजा हम किसी टीम को पाबंदी नहीं लगा सकते हैं।
ना आपको फेवर दे सकते हैं, ना जर्मन टीम को जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ना ऑस्ट्रिया की टीम को डिस्क्वालीफाई करते हैं। उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला सिमिल्टेनियसली 1986 के वर्ल्ड कप में। अब ग्रुप स्टेज के वाले में ग्रुप स्टेज के जितने भी मैचेस होंगे, लास्ट मैचेस और ग्रुप के लास्ट मैचेस जो होते हैं, तो दोनों के मैचेस सेम टाइम पे रखे जाएंगे। जैसे पाकिस्तानी वक्त में 8 बजे अगर फाइनल ग्रुप स्टेज के में, तो चारों टीमों के मैच जो है ना एक ही टाइम पे होगा। तो ये सोल्यूशन निकाले। अब ये कंट्रोवर्सी सामने आ रहे हैं, फ्यूचर में फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी, टेक्निकल कमेटी, इनका भी सोल्यूशन निकालेगी। सही। अच्छा ये बताइए कि वैसे तो जो हमने अभी बात की कि रेफरी के जो है उसका मेयार मतलब जो भी होता है हर टूर्नामेंट में होता है, उस पर आवाज़ें उठती हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में रेफरिंग का मेयार क्या था? कार्ड मतलब ज़्यादा दिखाया गया या खिलाड़ियों ने रफ खेल का मुजाहरा किया? किस तरह से मतलब इसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए रियाज भाई, एक चीज़ आपको बताता हूँ, साल के 12 महीने फुटबॉल होता है, ये तो चीज़ तय है। वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है, क्वालिफाई राउंड होते हैं पूरे साल में। जैसे पाकिस्तान भी खेलती है क्वालिफाई राउंड, ये जॉर्डन, ये सऊदी अरब भी हमारे राउंड में थे इस्लामाबाद में पिछले साल, आपको पता है 2nd राउंड में हम आ गए थे ऑलमोस्ट। यही जॉर्डन, सऊदी अरब जो है वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि साल के 12 महीने फुटबॉल होता है, प्रोफेशनल लीग होता है। अब यहाँ पर कार्ड की आपने बात की, रेफरी जो है कार्ड ज्यादा इशू कर रहे हैं। एक चीज और आपने रेफरिंग का मेयार सही था? रेफरीशिप का मेयार के ऊपर देखो, इंडिविजुअल ह्यूमन एरर को और सवालिया निशान बना सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली आप बॉडी को जो है ना वो ब्लेम नहीं कर सकते। रेफरीशिप का मेयार जो कि वहां परखा जाता है, पूरे दुनिया के रेफरीज, पूरे दुनिया के एसोसिएशन, वो 212 मुल्क हैं, सबको कोशिश करते हैं, मां सिवा वो ममालिक जो पाकिस्तान जैसे साउथ एशिया कंट्रीज हैं, सही, उसके अलावा बाकी सारे मुल्कों को नुमाइंदगी देते हैं जो कम्पिटिटिव, जहां प्रोफेशनल लीग होता है। तो इन चीजों की गुंजाइश नहीं रहती है, मेरा जो जाती तजुर्बा है, मैं जो देख रहा हूँ। बाकी रेफरी प्रोफेशनल लीग में खेल रहे हैं, वहां क्लब फुटबॉल में आप 7 येलो कार्ड लेंगे, क्योंकि आपको पता है 38 मैचेस खेलते हैं साल के अंदर, 38 मैच एक क्लब खेलता है। अगर एक प्लेयर 7 येलो कार्ड लेता है 7 मैचों में, तब जाके वो एक मैच के लिए सस्पेंड होता है। यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आपने 2 येलो कार्ड ले ली, आप सेकंड मैच आप खेल नहीं सकते ऑटोमेटिकली। लेकिन क्लब, आप देखिए प्लेयर का नेचर तो वो क्लब वाला है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, 7 कार्ड लेगा तब नॉट अलाउ होगा नेक्स्ट में। तो वो रवैया प्लेयर जो है वर्ल्ड कप में भी इख्तियार करता है, उसके खेलने का अंदाज तो वही है, बदकिस्मती से फिर वो सेकंड येलो में बाहर चला जाता है। सही। अच्छा, आपकी नजर में इस वर्ल्ड कप में कौन से 1-2 मैचेस थे जो फोटो फिनिश हुए? मतलब जैसे ये हुआ मस्जिद की टीम जीत सकती थी, नहीं जीत सकी, कि और कौन से ऐसे मैचेस? देखिए एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन उसका तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, इसका भी मैं 100% कहता हूँ डिसीजन कंट्रोवर्शियल था। अगर डिसीजन नहीं लिया जाता तो इजिप्ट शायद ये मैच जीत जाता और ऑलमोस्ट 3 गोल की लीड भी हो जाती। वो अलहदा डिबेट है। अर्जेंटीना की टीम ने कमबैक किया। एक और मैच का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, सेनेगल और बेल्जियम का मैच हुआ था, जिसमें सेनेगल की टीम 2 गोल से जीत रही थी 82 मिनट तक, और सेनेगल की टीम ने 3 गोल कंसीड किया आखिरी 10 मिनट में। तो वो जो है पेनल्टी बॉक्स के अंदर एज पर जो उनके प्लेयर को टैकल किया गया, तो टैकल नहीं किया गया था बल्कि बॉल इंटरसेप्ट करने के लिए उनके साथ जो है बॉल के कशमकश दोनों प्लेयर थे। तो बिल्कुल सॉफ्ट था और गुंजाइश नहीं थी कि पेनल्टी के रिवार्ड किया जाए बेल्जियम की टीम को। वो डिसीजन जो है बहुत ही बुरा सेनेगल की टीम को ले डू और सेनेगल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। एक ये मैच मेरे सामने से गुजरा है जिसको मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा वो क्रोएशिया और पुर्तगाल के मैच का भी आप कह सकते हैं, ईरान और अजब का भी मैच हुआ उसको भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा यूएसए के जो खिलाड़ी को रेड कार्ड किया गया, आप देखें, वो देखें, ये आप देखें ना, यहाँ पर आप कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं फीफा बिल्कुल गलत है। यहाँ फीफा की टेक्निकल कमेटी या फीफा के सदर, आपको एक मुल्क का सदर फोन करके ये कहता है कि मेरा जो खिलाड़ी को, कंफर्म तो नहीं है ये, नहीं, उनको बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट किया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने खुद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट किया कि मैंने रिक्वेस्ट किया है कि रिव्यू देखें आप, क्योंकि उनके फुटबॉल एसोसिएशन ने सदर के साथ रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो प्लेयर रेड कार्ड हुआ है वो रेड कार्ड की नौयत का फाउल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो के क्लोज अच्छे दोस्ती है इनके, जब से वर्ल्ड कप चल रहा है। तो आपको पता है उन्होंने पहले कहा ईरान को हम आने नहीं देंगे, और अमेरिका की उन्होंने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट की बुनियाद पर ईरान के टीम को आने दिया। जियोपॉलिटिक्स में इतने आगे कहते हैं ईरान की टीम वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेगी, अमेरिका नहीं आएगी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, भाई वर्ल्ड कप है, फीफा की, वो फीफा का मेंबर है, उन्होंने क्वालिफाई राउंड खेला है, तो उनका रिक्वेस्ट उन्होंने कबूल किया। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो प्लेयर को रेड कार्ड हुआ उसको रिव्यू ले ले। तो रिव्यू लेने का रिव्यू मकसद उन्होंने पता नहीं वीडियो क्लिप देखे नहीं देखे कि, तो फीफा की बॉडी ने, ये टेक्निकल कमेटी ने कहा चलो इनका रेड कार्ड जो सस्पेंशन है वो खत्म है। तो जब ये अनाउंसमेंट हो गया कि अमेरिकी खिलाड़ी का जो रेड कार्ड है उसको खत्म कर दिया गया, वो एक मैच की पाबंदी खत्म हो गई है,
पूरे दुनिया से वावेला मच गया। आपको पता है इंग्लैंड के डिफेंडर हैं, उनको 2 मैच के सस्पेंशन का सामना है। तो इंग्लैंड के कोच थॉमस तुशल ने स्टेटमेंट जारी किया, जेरिड कौनसा जो है, जेरिड कौनसा इंग्लैंड के, उन्होंने कहा हमारे खिलाड़ी को भी जो 2 मैच का सस्पेंशन है उस पर भी रिव्यू लिया जाए। वैसे यूएसए की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और आप देखते हैं यूएसए, मैक्सिको, कनाडा जो 3 होस्टिंग नेशन है उन्होंने बेहतरीन अच्छी फुटबॉल परफॉर्मेंस दी, जो और इनका मतलब- कैलिबर है, जो फीफा रैंक में वो मौजूद है, उस लिहाज से बहुत बेहतर खेले। मैक्सिको की टीम इनसे सबसे बेहतर थी। सही, लेकिन ये कि तीनों टीमों ने टॉप 16 में मतलब क्वालिफाई किया। राउंड ऑफ 16 में तीनों टीमें आई थी, होस्ट तीनों टीमें आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है। तो जनाब यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब औरंगज़ेब साहब, ये पूरा जो वर्ल्ड कप हुआ, यकीन बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, खासतौर से इमर्जिंग खिलाड़ी या नए खिलाड़ी, किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? मतलब सीनियर खिलाड़ियों के अलावा जो उनकी हम बात करेंगे। किलियन एम्बापे की ये बात करते हैं, वो 3रा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मेसी 6ठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एरिक आलन जैसे खिलाड़ी जो है पहली बार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी 6 वर्ल्ड कप खेल के रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल। लेकिन यहाँ जो यंग लड़के जो मुझे नजर आए, माइकल ओलिसे फ्रांस के मिडफील्डर हैं। अच्छा। और वो फ्रांस की टीम में मैं समझता हूँ बैकबोन की हैसियत रखते हैं। लोग आप देखें कुछ और चीजें देखते हैं और हम अपनी निगाह से देखते हैं। किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले और दीगर इनके साथ फॉरवर्ड लाइन इनका वो काफी इफेक्टिव नजर आते हैं। उनके साथ जो लिंचपिन का किरदार अदा करते हैं, जो बिल्कुल कनेक्ट करते हैं मिडफील्डर और फॉरवर्ड को, माइकल ओलिसे, वो बायरन म्यूनिख की तरफ से खेलते हैं। मुझे इस खिलाड़ी ने बहुत मुतासिर किया है। वेरी गुड। और दूसरी तरफ स्पेन की टीम की अगर बात करते हैं, देखें बहुत सी चीजें हैं। अब जो क्लास मुझे दिखता है, शॉर्ट टच पासेस, जो मैं कह सकता हूं कि ये टीम फ्रांस की टीम को काफी परेशान करेगी। इवन इसमें वो सलाहियत भी है कि फ्रांस के सामने मैच जीत सकती है अगर ये मैच अपना बेल्जियम के सामने जीतेगी। लामिन यमाल एक यंग खिलाड़ी है, 18-19 साल यंग एज, बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं और 2024 में यूरो कप जीतने में भी अहम किरदार अदा किया। और इसके अलावा यहाँ पर फरान टोरेस है, माइकल मोरिनो है और स्पेन के कई ऐसे यंग खिलाड़ी है जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। खासकर स्पेन के साइड ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। इसके अलावा माइकल ओलिसे। अच्छा, सबसे अच्छा फॉर्मेशन आपको किस टीम का नजर आया? मतलब फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंस, क्या मतलब जो है 4-3-3 या इस तरह से? 4-3-3 के देखो मैप में दिखाते हैं, ये देखें 4-3-3 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल स्विच कर रहे होते हैं। 4-4-2 का भी शेप बनता है, 4-2-1 इस तरह भी शेप बनाते हैं। अच्छा, इसमें किस टीम को कमांड हासिल है, मतलब फ्रांस की अगर टीम है? बॉल पोजीशन की बात करते हैं, जो फुटबॉल का एक 4 में जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं कि यार एक क्लास का फुटबॉल दिखा रहा है, काफी टेक्निकलिटीज हमें देखने को मिलता है, काफी चार्म देखने को देखे, ये बॉल यहाँ से खेलना चाहिए, जैसे कोई प्ले स्टेशन जैसे बच्चे खेलते हैं, तो वो स्पेन की टीम में मैंने देखा है। स्पेन की टीम। बाकी अगर आपको एग्रेशन चाहिए, आपको अटैक चाहिए, ट्रांजिशन गेम जिसे कहते हैं, बिटवीन डिफेंस टू डायरेक्ट स्ट्राइक, यानी डायरेक्ट से पीछे से बॉल लेके आगे चल के अटैक, वो ट्रांजिशन गेम जो है फ्रांस की टीम खेल रही है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज टीम है, तो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से ज्यादा ऑर्गेनाइज टीम कोई नहीं है। हरिकेन की, बिल्कुल हरिकेन की, बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर खेल रहे हैं, बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से खेल रहे हैं। बैक जब अटैक का टाइम होता है तो बिल्कुल साथ में अटैक करते हैं, और जब डिफेंस का वक्त आता है तो हरिकेन भी आपको दिखता है कि अपने डी में बॉक्स में टीम का दिफा कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टीमें होते हैं, अलग अलग सिस्टम से खेलते हैं। किस टीम का फॉर्मेशन, किसी टीम का जो है नेचुरल फुटबॉल,
किसी टीम का एग्रेसिव स्टाइल, अफ्रीका के ममालिक अलग तर्ज से खेलते हैं। अब देखिए कल रात जो मैच हुआ था, आपने देखा मोरक्को की टीम ने पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेला, बड़ा वावेला मचा हुआ था कि मोरक्को की टीम, इवन हमने भी बहुत सी चीजें डिस्कस किए थे, लेकिन हमने फेवरेट फ्रांस को करा दिया था, लेकिन उनकी टीम में वो फॉरवर्ड लाइन में जो एग्रेशन है वो दिखाई नहीं दिया। हाँ, आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि इस्माइल सैबरी इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से मराकश की टीम में वो चार आगे जो फॉरवर्ड लाइन में वो नहीं दिखा। अच्छा, लियोनेल मेसी और किलियान एम्बापे गोल्डन बूट के लिए बड़े फेवरेट हैं, क्या क्या कहेंगे? लियोनेल मेसी 8 गोल स्कोर कर चुके हैं और कल रात को एम्बापे में नहीं गोल स्कोर करके उन्होंने भी 8 गोल किए। और पिछले वर्ल्ड कप में भी इन दोनों के दरमियान कंपटीशन रहा है। लियोनेल मेसी गोल्डन बॉल अवार्ड लेके जीते और किलियान एम्बापे गोल्डन बूट अवार्ड लेके जीते। आज भी सिचुएशन ये लग रहा है कि अर्जेंटीना और फ्रांस की टीमें आमने सामने हो सकती है फाइनल में, अगर स्पेन और इंग्लैंड इनके आड़े ना है। बाकी ऑलमोस्ट पिक्चर तो यही वाज़े तौर पर लग रहा है। अब देखना ये देखिए, अर्जेंटीना का मैच है वो स्विट्जरलैंड से। सही। अब आप स्विट्जरलैंड का मवाजना करें जो मराकश की टीम जो फ्रांस ने फेस किया है, या स्पेन बेल्जियम को फेस करेगा। स्विट्जरलैंड फीफा रैंकिंग में मेरे ख्याल में नीचे बनस्बत बेल्जियम या दीगर टीमों के साथ अब उसका मवाजना करें, तो लियोनेल मेसी के पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्कोर करने की है, इसलिए कि उनके सामने आप कह रहे हैं कि, लेकिन यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा लियोनेल मेसी को, क्योंकि उनका एज 38-37 ईयर ओल्ड है और एम्बापे अभी यंग है, 26-25 साल इनका एज है। लियोनेल मेसी के इस वजह से क्रेडिट दूंगा, अपना 6ठा वर्ल्ड कप भी इस तरह खेल रहे हैं जैसे 2006 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और एम्बापे काफी यंग है। आप समझते हैं अगला वर्ल्ड कप भी खेल नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो शायद ही मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो अपना पर्सनल डिसीजन होगा। बाकी जितना स्ट्रेंथ होता है, देखिए क्लियर बात है ना, पोर्चुगल के 41 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो में वो स्ट्रेंथ चमक नहीं थी, वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आया। अपना फाइनल थर्ड में वो स्प्रिंट नजर नहीं आया, नहीं तो यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको बता ऑफ पिच से बाल जो है घसीट के डिफेंडर को ले जाते थे। और यहाँ फाइनल थर्ड में एक स्प्रिंट भी हमें नजर नहीं आया। एज का एक बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड जी और हैरी केन, क्या मवाजना करेंगे इनका? हैरी केन इज द लीडर और पूरे टीम को चला रहे हैं एक लीडर की तरह, और उन्होंने 62 गोल स्कोर किए क्लब में अपने बायरन म्यूनिख की तरफ से खेलते हैं। और जब से बायरन म्यूनिख में गए तो वहाँ 62 गोल स्कोर किए हैं, चैंपियंस लीग में भी बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और यहाँ भी ये दोनों आपस में अब क्वार्टर फाइनल में इनका मैच होगा, दोनों आमने सामने। दूसरी तरफ एरिक हालैंड है, इन्होंने 2 गोल, जो दुनिया फुटबॉल के मशहूर और मारूफ टीम, जो दुनिया पर हुकूमत करने वाली टीम, जिसका आज रोब दबदबा नहीं रहा, हालैंड ने उसके सामने 2 गोल स्कोर किए और ब्राजील की टीम को नेस्त नाबूद कर दिया। तो ये इंग्लैंड और नॉर्वे का जो मैच, इंग्लैंड और नॉर्वे के दरमियान क्या कहेंगे, क्या प्रेडिक्शन? एजाज साहब, इंग्लैंड और नॉर्वे के दरमियान जो मैच होगा वो बड़ा क्लास का मैच होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने मैक्सिको को हराया। मैक्सिको जैसी टीम जो बिल्कुल तसलसल के साथ खेलती हुई आ रही थी, अपने मैचेस जीते हुए आ रही थी, बल्कि मैं कह रहा था कि इस मैच में मैक्सिको शायद इंग्लैंड को जीतेगी, लेकिन इंग्लैंड ने वो मैच ओवरकम किया। तो इंग्लैंड की टीम काफी तगड़ी मुझे दिखाई दी रही और नॉर्वे को काफी टफ टाइम देगा। अगर नॉर्वे ने जो गेम ब्राजील के सामने पेश किया तो हो सकता है नॉर्वे की टीम इंग्लैंड को जीतेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ब्राजीलियन मिडफील्डर काफी मुझे कमजोर दिखाई दिए। इनके पास माइकल ओडिगार्ड जैसे खिलाड़ी है नॉर्वे के पास, लेकिन इंग्लैंड के पास भी अपने टॉप के मिडफील्डर हैं। बेलिंगम है इनके पास, डिक्लन राइस है, ऐसे खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, एंडरसन जैसे खिलाड़ी होंगे। तो यहाँ मैं इंग्लैंड को रेट दूंगा। और अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का जो मैच होने जा रहा है उसमें अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान जो मैच है, इसमें अर्जेंटीना की टीम फेवरेट है। अर्जेंटीना की टीम ने देखे वो कंट्रोवर्सीज को अगर साइड पे रखते हैं तो यहाँ पर जो 20 मिनट जो 15 मिनट अर्जेंटीना की टीम ने फुटबॉल खेला, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। फुटबॉल का नाम ही यही है, नेवर गिव अप। जो उन्होंने वो कहते हैं ना, डिड नॉट लूज देयर होप एंड फाउट बैक टू विन दिस मैच। ये क्वालिटी अर्जेंटीना की टीम ने दिखाई, अब तक किसी ने नहीं दिखाई। 2 मैचेस में कहता हूं, मिसाल आपको देता हूं, कैप वर्डी के सामने और इजिप्ट के सामने। 2 गोल डाउन इजिप्ट के सामने, 2 गोल डाउन के बाद वो पीछे से बिहाइंड से आते 3 गोल स्कोर करके मैच ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात होती है। इसका मतलब ऐसा टीम स्पिरिट अभी तक दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये सलाहियत बहुत कम टीमों में होती है कि वो मतलब लूज करने के बाद जो है फिर आए। ये तो इस वर्ल्ड कप में आपको पता है, बेल्जियम की टीम ने भी 2 गोल जो कसारे में जाने के बाद 2 गोल इक्वलाइज किए। फिर सेनेगल के सामने कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो भी आपको देखो जब आपको फेवर मिलता है आप ये नहीं सोचते कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, आप उसका फायदा उठाते। बिल्कुल। तो बेल्जियम की टीम ने भी कमबैक करके एंजॉय करते हैं, आपको महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल, उस वक्त आप एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको एडवांटेज मिल रहा होता है, आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। जब चीज यही मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको दोबारा रिपीट वजह कह रहा हूँ, दोबारा बात आ जाती है उसी रोक पर, उसी मोड़ पर। यही जो है इजिप्ट की टीम ने ईरान के सामने इसी चीज का फायदा उठाया और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया। तो ये चीजें होते हैं। आज आप
इस चीज पर है, आज आप जद पर है, कल मैं जद पर हो सकता हूँ। सही, इट इज पार्ट ऑफ गेम। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सही। अच्छा ये बताइए कि हमने ये देखा कि अफ्रीकन टीमें जो हैं वो जो टॉप 16 थी उसमें मतलब उन्होंने जगह बनाई, लेकिन फिर बाद में वो जो टीमें जो हैं नहीं आ सकी। अफ्रीकन टीमें मतलब इब्तदाई सतह पर इब्तदाई मरहले में अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी। अफ्रीकन टीमें देखें सबसे पहले 1990 आई थिंक 1994 में या 1990 में, अगर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, डेगो मैराडोना जब खेल रहे थे। अच्छा, तो 86 में खेले हैं नहीं, वो 1990 में कैमरून की टीम सामने मैच था। अच्छा। ओपनिंग मैच था, तो कैमरून ने अर्जेंटीना की टीम को हरा दिया था और वो कैमरून की टीम ने फिर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल किया था। इसके बाद 94 के बाद 2002 सेनेगल की टीम पहली मरतबा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है और ओपनिंग मैच में फ्रांस जैसी आलमी चैंपियन को हराती है। सही। पहले मैच में हाँ। पापा बुबा डोब स्कोर करते हैं, फिर यही सेनेगल की टीम क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल करती है। सही। तो ब्लैक जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना लोहा मनवाया। लेकिन ये दो वर्ल्ड कप जो जा रहे हैं 2022 और 2026, खासकर 26 का वर्ल्ड कप, यहाँ जो है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, जो अरब अफ्रीकन कंट्रीज है, इन्होंने अपना लोहा मनवाया। पूरी दुनिया में आज इनका चर्चा है। अच्छा, सऊदी अरब की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं फुटबॉल? देखिए, सऊदी अरब की टीम, कतर की टीम, बहरीन की टीम, यूएई की टीम, इनमें यहाँ इनके डोमेस्टिक लीग में पैसा बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इनका रिजल्ट इनकी टीम को नहीं मिल रहा है। सऊदी अरब की टीम ने, आपको पता है, पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम को हराया। एक पॉपुलरिटी इनको में इजाफा हो गया कि सऊदी अरब ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। एक दुनिया में स्ट्रेटजी होता है, काउंटर अटैक में हमने खेल रहे, लेवनल मेसी खेल रहे हैं, हमें दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करनी है, हमें सिर्फ मैच जीतना है। लेकिन बात आती है ओवरऑल फुटबॉल की, एक नए लम्हा ऐसा आता है कि आपको वहां पर अटैक भी करना होता है, वहां आपकी क्वालिटी को गेज किया जाता है। सऊदी अरब की टीम के साथ ये मसला है, इनके खिलाड़ी खुद डोमेस्टिक लीग में खेलते हैं, सऊदी लीग में खेलते हैं। अब वहां पर तो इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने कर दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी वहां खेल रहे हैं, सादियो माने भी वहां खेल रहे हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूरोपियन क्लब के ऑफर को टुकराया और सऊदी लीग में खेल रहे हैं। लेकिन अब भी सऊदी नेशनल टीम ने इसका भरपूर फायदा नहीं उठाया। अगर उसके बरक्स देखते हैं, मोरक्को की टीम है, इजिप्ट की टीम है, उनका डोमेस्टिक लीग तो बिल्कुल ही कमजोर होगा एज कम्पेयर टू सऊदी। उनका डोमेस्टिक लीग बिल्कुल कमजोर, लेकिन इनके खिलाड़ी जो है ना वो यूरोप में खेल रहे हैं। सऊदी अरब के साथ सबसे बड़ा मसला ये है, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जब तक इनके खिलाड़ी जो यूरोप में नहीं खेलेंगे, आपका मुकाबला यूरोप से है। देखिए, यूरोप आज बादशाह बन गया फुटबॉल का। आप खुद देखे, क्वार्टर फाइनल में 6 यूरोपियन टीमें थी, एक अफ्रीकन टीम थी, एक साउथ अमेरिकन टीम। तो इसका मतलब क्या होगा, फुटबॉल आज यूरोप में चला गया। सही। आज आप देखें, साउथ अमेरिकन टीमें जो अब तो सिर्फ अर्जेंटीना सबको फेस कर रहा है। बिल्कुल। ब्राजील तो आपको पता है पिछले 3-4 वर्ल्ड कप से वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रही, मां सिवाय उस वक्त जब नेमार फॉर्म में थे। एक नेमार जो ब्राजील को 12 साल से चला रहा था, आज नेमार अनफिट थे, आसानी से नॉर्वे के सामने आ गए। अच्छा, ऐसा लगता था कि फ्रांस की टीम में सिर्फ नेमार ही थे जिन पे टीम चल रही थी। ब्राजील की टीम में, और वो बिल्कुल ब्राजील की टीम में बिल्कुल नेमार, जैसे 2022 का वर्ल्ड कप हुआ, 2018 का वर्ल्ड कप हुआ, जैसे नेमार ही चला रहे थे। आज नेमार आउट हो गए, आउट हो गए, वो टीम में वो हालत ही नहीं रही। टीम में वो चार्म ही नहीं रहा, ना अटैक में ना मिड में। अब आप देखें, यही इसी की तरह के, लेकिन जीतने में तो कामयाब रही है फ्रांस की टीम। फ्रांस नहीं, ब्राजील का जिक्र, सॉरी ब्राजील, हाँ ब्राजील की टीम हार गई थी ना, 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई आसानी। मैं समझता हूँ ब्राजील ने तो वो मैर का फुटबॉल ही पेश नहीं किया। लग तो यूं रहा था कि ये ब्राजील के खिलाड़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमें ब्राजील का शर्ट पहना हुआ। मजीद आप देखें कितना तनकीद का निशाना। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, नेमार की परफॉर्मेंस नहीं थी तो अपने ब्राजील की टीम, जबकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। जो 15 मिनट नेमार ने खेले ना, किसी खिलाड़ी में नहीं खेला। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ही बड़े मतलब ये कि चाहने वाले हैं ब्राजील के, खासतौर से हमारे लियारी में, मतलब बड़ा मतलब उसका। और लियारी तो एक ऐसी जगह है जनाब, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप वहां हो रहा है, चांदनी मतलब रात का समय होता है। एजाज भाई, एक बात है ना, देखे आप सब हमारे भाई है, मीडिया के दोस्त, खैर हर वक्त हमें याद करते रहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि 4 साल बाद हम लियारी वाले सबको याद आ जाते हैं। वहाँ पर एक मेले का समा होता है। अभी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, इस इलाके का, लियारी के अंदर एक इलाका है, मैं वहाँ पर एक, आपको पता है मेरा शोबा मीटर रीडिंग का है, मैं मीटर रीडिंग शोबे से वाबस्ता हूँ इलेक्ट्रिक में। वहाँ यकीन करें मुझे, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि औरतें बच्चे फुटबॉल का जिक्र कर रहे हैं। उस इलाके का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारा वो पर्सनल वो है, तो अच्छा नहीं लगता है। खवातीन और बच्चों की आवाजें आ रही थी कि मेसी ने बेईमानी से, ऐसे ही वो बच्चों को सता रहे थे कि मेसी ने कल इजिप्ट के सामने बेईमानी से अपना मैच जीता है। तो वो कह रहे, तो आप लोग ब्राजील वाले, आप तो कहोगे ना मेसी ने बेईमानी किया। इस तरह का वो मतलब छह में गोलियां जारी हैं घर घर में। ये नहीं एक घर की बात कर रहा हूँ, जिस घर में मैं मीटर चेक करने जा रहा हूँ
और मुझे इस अच्छा, किस्म की जो है ना बातें सुनने को- पाकिस्तान देखें 79 78 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। पाकिस्तान फुटबॉल टीम क्या, अब आप देखें यहाँ पे फीफा आ जाती है, गोल प्रोजेक्ट बनाती है करोड़ों रुपए का, और जनाब ऐसी जगह बना दी है जहाँ पे आज तक एक मैच नहीं हुआ, और वो जो स्टेडियम है वो बिल्कुल जुबूहाली का शिकार है वहाँ। देखिए इकबाल, इजाज भाई, जब तक अकाउंटेबिलिटी रियाज। नहीं होगा, रियाज भाई, अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगा तो ऐसे ही चलता है। Check and balance 1.25 बिलियन डॉलर मिलियन 1.25 मिलियन डॉलर फीफा हर साल पाकिस्तान को देती है देता है। फीफा फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के मध्य। जी जी जी। तो ये वो प्रोजेक्ट है फीफा फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के, आप अपने मुल्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत ठीक करें। है, हाँ। और ये प्लस पाकिस्तान नेशनल टीम जहाँ ट्रेवल करती है खिलाड़ियों के खर्चे वगैरह के उसके लिए लिए। और ऑफिस के एक्सपेंस के लिए ये पैसे फीफा देती है, और उनके नजदीक ये कुछ भी नहीं अमाउंट। नहीं तो हम और वो रिजल्ट जो मांग रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, सही। जो पिछले 10-12 साल से जो ये जब से फंडिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। और गोल्ड प्रोजेक्ट की हालत आपने खुद देखी है, मारीपुर में वहां पर गोल्ड प्रोजेक्ट बना हुआ है। एक भी ऐसा शायद ही कोई गोल्ड प्रोजेक्ट हो जो कंप्लीट होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि इतना पैसा मिलता है तो फिर हम एक कोई मतलब ये कि बाकायदा कैंप क्यों नहीं लगा लेते हैं लड़कों का पूरे पाकिस्तान से, जो मतलब अपकमिंग लड़के इमर्जिंग हैं अच्छे नए ग्रास रूट लेवल से, तो उनका कैंप लगाएं, ये पैसा उस पर खर्च ग्रास करें। रूट लेवल पर तो कोचेज हैं वॉलंटरी तौर पर जो कोचिंग कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जितने भी एक्स पाकिस्तान प्लेयर हैं या सही। डिपार्टमेंट प्लेयर हैं, जो भी नेशनल प्लेयर है, वॉलंटरी तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे हैं, फुटबॉल की ट्रेनिंग। और यही बच्चे आके हैं, अभी आपने देखा होगा, शायद आपके नज़रों से गुजरा होगा, पाकिस्तान की टीम ने काज़ाकिस्तान का दौरा किया अंडर 16 की टीम में। वहाँ उनका मैच हुआ था रशिया के सामने, काज़ाकिस्तान के सामने, अजरबैजान के सामने। और आपको पता है रशिया की टीम को पाबंदी का सामना है, वरना रशिया तो वर्ल्ड कप खेलती है। और हमारी रशिया के अगेंस्ट 2-1 से पाकिस्तान आ रही है, यानी आपका स्टैंडर्ड है अंडर 16 तक आपका स्टैंडर्ड है। हमारी इसके बाद कंपटीशन हमारे से बहुत आगे है। कुछ इसके सालों बाद पहले- इन्वेस्टमेंट, सहूलियात, फैसिलिटीज। इसके बाद यही है कि आपका जो मयार है बैनुल अक़वामी तर्ज के आपके स्टेडियम होने चाहिए, आपके प्लेयर को आप इतना मुआवजा दें कि वो फुटबॉल के अलावा कहीं और अपना कैरियर तलाश नहीं करे। जॉब कैरियर मतलब नहीं है, इसलिए कि डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद हो गई मैं हैं। कह रहा हूँ ना आपसे, अंडर 16 तक हमारी गुंजाइश है, हम लड़ सकते हैं। ये रशिया, काज़ाकिस्तान, आपको पता है काज़ाकिस्तान बेल्जियम के राउंड में सेकंड फिनिश हुई। काज़ाकिस्तान के सामने आपने बहुत ही हार्ड फाइट मैच खेला है। अजरबैजान जो है ग्रुप में किसी जो टीम वर्ल्ड कप खेल रही यूरोप के, उसके साथ ग्रुप में था। अजरबैजान से पाकिस्तान 1-2 या 1-0 से हारा है। ये हमारा म्यार है, स्टैंडर्ड हमने है। तो स्ट्रीट टीम हमारी बच्चों की कुछ सालों पहले वो जीत के आई थी। स्ट्रीट फुटबॉल है, स्ट्रीट फुटबॉल में आप देखें नॉर्वे में पिछले साल हमने जीता, इससे पहले 4 साल पहले अमेरिका में जीता। लेकिन बात आ रही है इन्वेस्टमेंट की, बात आ रही है होनेस्टिक की, सही जगह पर पैसे लगने चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर पर ये फंड को जो है इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फुटबॉल काफी बेहतर हो सकता है। अच्छा औरंगजेब साहब, आपसे बहुत सारी बातें हुई, आपने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी मतलब बेहतरीन पता चला होगा यकीनन हमारे नाजरीन को कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। आप ये बताइए, मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात दिए, कोई ऐसी बात वर्ल्ड कप के हवाले से या फुटबॉल के हवाले से हमारे नाजरीन को ज़रूर शेयर करें, या कोई एडवाइस या कोई। देखिए वर्ल्ड कप के हवाले से आप सब पाकिस्तानी, हमारे जो पाकिस्तान के फुटबॉल की कम्युनिटी या फुटबॉल देखने वाले, फुटबॉल को पसंद करने वाले, ये ग्लोबल गेम बन चुका है। और ये सवाल आज इस दौर में पूछना कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगी, सबसे पहले हम ये देखें हमारा मयार दुनिया में क्या है। हाँ, मैं आपके इस चीज़ से बल्कि एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट है और बेताशा टैलेंट है, लेकिन इसको जो है होन नहीं किया जाता, इसको पैट्रोनेज नहीं किया जाता है। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अब जो इलेक्टेड बॉडी आई है, अब हम कह सकते हैं कि हमें उम्मीदें वाबस्ता है कि जो फंड हमें मिलता है फीफा से की तरफ से फंड जारी होता है, उसको अगर ट्रांसपेरेंट मैनर पर खर्चा किया जाए तो पाकिस्तान का फुटबॉल का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सकता है। ये प्रोजेक्ट है। आज उज्बेकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है, और उसके जो कंट्री में जो फुटबॉल खेलते हैं वहाँ 10 से 15 हज़ार डॉलर जो है मंथली प्लेयर को US डॉलर मिलता है। और हम पाकिस्तान में खेलते हैं, आज हमें 50,000 रुपए की नौकरी तक मैसर नहीं। फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप कब खेलेंगे। अच्छा, चलते चलते ये बताइए कि जनाब कौन सी टीम फेवरेट है, इसलिए कि अभी तो सिर्फ फ्रांस की टीम जो है वो सेमीफाइनल पहुंची है। फ्रांस की टीम ने जो जर्नी स्टार्ट की है, फ्रॉम स्टार्ट टू द लास्ट मैच मोरक्को के सामने खेला, अब तक अनबीटन, आपको पता है एम्बापे का फॉर्म में आना, तो इस वर्ल्ड कप में नो डाउट अनडाउटली फ्रांस की टीम फेवरेट है, मैं समझता हूँ। और उसके अपोनेंट में जो फाइनल होगा, मुझे ये लग रहा है अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान जो सेमीफाइनल होगा, हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लैंड की टीम मजबूत टीम है। अगर इंग्लैंड अपना मैच नॉर्वे से जीती है और अर्जेंटीना से जीती है, तब जाके इंग्लैंड की टीम जो है फ्रांस के सामने फाइट कर सकती है। बाकी फ्रांस को फेवरेट करार दिए, फ्रांस फेवरेट है। औरंगजेब शामिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपको जहमत देंगे, तशरीफ लाइएगा।
जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।